अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की तरफ से जो मुतालबात किए गए थे, हुकूमत ने उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और अवाम अब महंगाई के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमत में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया गया है। सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना को भी खत्म किया जा रहा है। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है और रुपए की कदर मुसलसल घटती जा रही है। आमदन में इजाफा न होने के बराबर है, लिहाजा गुर्बत भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने जो गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत गुज़श्ता साल की निस्बत बहुत बढ़ गई है और गुर्बत में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। मईशत पर इन तमाम इक़दामात के क्या असरात मुरतब होंगे और क्या आलमी महंगाई की वजह से, उसमें इजाफे की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है या वजूहात कुछ और हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चनाय साहब। अहमद चनाय साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। अहमद साहब, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया गया था, फिर गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना भी ख़त्म हो रहा है, तो इन तमाम इक़दामात के मईशत पर क्या असरात आप देख रहे हैं और किस हद तक ये असरअंदाज होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हालिया इक़दामात किए गए हैं, हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है वो एक रोबस्ट इकनॉमी मानी जा रही थी। जब हमारा सडनली माइनस से जो है वो 3.9 जो है वो GDP ग्रोथ रेट आ गया और लोग बड़ा अच्छा महसूस करने लगे थे कि हम 13% इंटरेस्ट रेट से जो है वो दोबारा 7% के रेंज में आ गए थे और लग रहा था कि पाकिस्तान की माशी तरक्की का जो एक नया सफ़र जो है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि शायद हमने अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज नहीं किया। ट्रेड डेफिसिट हमारा जो है मुतवातिर बढ़ रहा है, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी बिना पर दो चीज़ें करनी पड़ी कि कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो ज़्यादा लगानी पड़ी ताकि लोग पुरताइश अशिया ना मंगा सकें, और इसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो 25 बेसिक पॉइंट बढ़ाया गया और साथ साथ डीवैल्यूएशन का एक ऐसा इज़्तिहाम आया कि हमारा रुपया जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। मैं ये समझता हूँ कि बुलंद तरीन सतह पर डॉलर के मुकाबले में आ गया, हम इसको इस तरह कह लें। मैं ये समझता हूँ कि जो सूरत हाल सामने आ रही है वो न सिर्फ इकनॉमी के लिए अच्छी नहीं है बल्कि जनरल पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा की अशिया जो है वो महंगी तरीन होती जा रही हैं। कल रात को एक नया बम गिरा जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जो है वो बेतहाशा बढ़ा दिया गया और ये जो इजाफा किया गया है ये मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री है कि चंद जो हाईएस्ट रेज आए हैं पेट्रोल प्राइसेस में उसमें से एक ये शामिल है। और ये तमाम चीज़ें इस बात की गम्माजी कर रही हैं कि आगे आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए बड़े सख्त हैं। नेपरा ने भी ₹1.65 जो है पर यूनिट बिजली में इजाफे की मंजूरी दे दी है और ये सारी सूरत हाल जो है वो माशी तौर पर न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इसके बाद हमारे रियल एस्टेट वालों के लिए और इसके बाद अल्टीमेटली हमारी कंज्यूमर आइटम्स के लिए, तीनों सेक्शन में जो है वो बेइंतहा तेज़ी आएगी कॉस्ट ऑफ इनपुट की। ज़ाहिर है कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ेगा तो हमारी सेल्स प्राइस जो है वो भी बढ़ जाएंगी, जिससे ये तमाम अशिया जो रोज़मर्रा की हैं वो सारिफ के मैं समझता हूँ परव्यू से बाहर हो जाएंगी। आज जिसको हम मिनिमम पे स्केल कहते हैं कि जी 17.5 से हमने 20,000 कर दिए इस बजट के अंदर, और मैंने उस वक्त भी मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ चैनल्स पर ये कहा था कि ये काफ़ी नहीं है। जो महंगाई है उसके हिसाब से ये कम से कम डबल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि महंगाई भी डबल डिजिट में जा रही थी। लेकिन उस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ हमारे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाई ने भी शोर मचाया कि सिंध में 20,000 के बजाय उन्होंने 25,000 करने की तजवीज़ दी थी और वो फिर सिंध असेंबली ने तो पास कर लिया, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कोर्ट में भी गए हुए हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि जब पिछले साल की माशी तरक्की में मुतअद्दिद बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए, लातादाद बेनिफिट्स दिए, उन बेनिफिट्स में आपको रिबेट में बेनिफिट्स थी, सब्सिडीज़ थी, बिजली की सब्सिडी थी, आपके लोन की सब्सिडीज़ थी, आपके टर्फ लोन दिए गए जो वो 2-3% पे लोन दिए गए जिसकी रीपेमेंट 7 से 10 साल थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने GDP ग्रोथ में मदद की और लोगों ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 5 से 6 हज़ार जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिस कैटेगरी में आते हैं जिनको फ़ायदा पहुँचा है उन्होंने बेतहाशा फ़ायदा उठाया। देखिए यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है कि जब
कैश फ्लो जो है वो बढ़ गया, बैंकों से कैश उनके पास आ गया और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी की और एक होल्डिंग पावर बना ली, तो फिर यही इंडस्ट्रियलिस्ट जिम्मेदार थे कि इन्होंने अपनी अशराए मसरफ की जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरियात के सामान है, उसको होल्ड कर लिया। वो होल्ड करने की वजह से जो है, जब होल्डिंग पावर कैसे होता है, जब आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा होता है तो आपके पास होल्डिंग पावर हो जाता है, आपको बैंकों को रिपेमेंट की जल्दी नहीं होती, आपको मार्केट में पेबल्स की जल्दी नहीं होती, तो उस वक्त होल्डिंग पावर आ जाता है। और ये सोच के कि हम 10 लोग अगर इसका कार्टेल बना लें और उसको होल्ड करेंगे तो 10 रुपए की चीज़ 14 रुपए में, 16 रुपए में, 18 रुपए में बिकेगी, जो मैनी फोल्ड्स है। और एग्जैक्टली यही हुआ। जो हम कहते हैं कि जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, इसमें जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसकी होल्डिंग भी शामिल है। मैं ये बरमला बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे साथी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मुझे इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन एक्चुअल सूरत हाल जो है वो हमें बतानी चाहिए कि हुआ क्या था। एग्जैक्टली यही हुआ है। और इसके बाद आपने देखा कि एक महंगाई का तूफान आया। नो डाउट दूसरे फैक्टर्स भी शामिल थे, जिसमें डिवैल्यूएशन का फैक्टर भी शामिल था, जिसमें वर्ल्ड वाइड जो है वो प्राइसेस इंक्रीज भी हुई हैं। जाहिर है आज हम बात करते हैं कि जी घी तो ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में इंक्रीज हो गई है, चाहे फूड इन्फ्लेशन तो 11% हो गया है और जो जनरल एडिशन हुआ है वो 9% से ज्यादा है। मैं समझता हूँ ये 11% नहीं है, ये 23-23% है। और ये पिछले, तो ये आप एनर्जी को मिला के फूड की कर रहे हैं या अलग से आप कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन? कि सिर्फ जरूरियात खाने पीने की जो चीजें हैं उसको अगर अलग इंडेक्स बना दे तो वो 22-23% उसका इजाफा हुआ है। और अगर हम पिछले 3 साल का ले लें तो हम शायद 52.5% पे चले जाते हैं। तो ये एक ऐसा इजाफा है कि जो आम आदमी की पहुंच से दूर है। मैंने जब आपको कहा कि 5-6 हज़ार इंडस्ट्रियलिस्ट ने फ़ायदा उठाया और उसका डाउन द लाइन इफेक्ट जो है वो तकरीबन 5-7-10 लाख लोगों को आ गया होगा पाकिस्तान में, लेकिन इसके बाद ये जो 22 करोड़ अवाम है वो क्या करेगी, वो कैसे ज़िंदगी गुजर करेगी? आप उनका 17.5 से 20,000 करने को भी चिल्ला रहे हैं, 20,000 से 25,000 करने को भी चिल्ला रहे हैं और उनको कुछ देने को तैयार नहीं है। और आपके अगर मार्जिन्स देखें, मैं स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर हूँ, मैं जब कंपनीज की प्रॉफिट्स देखता हूँ, उनके हेल्दी मार्जिन्स देखता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि ऐसे मार्जिन्स जो हैं, ऐसे रेवेन्यूज़ जो हैं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। आपको हर तरीके से आपकी स्टॉक की कीमतें भी बढ़ गई, आपकी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो कीमत है वो भी बढ़ गई और आपकी एक विन विन पोजीशन आ गई कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिशनल रिटर्न जो है 8-9% डिविडेंड यील्ड है, 17-18% आपकी कैपिटल यील्ड है, 27-28% आपकी जब यील्ड आ जाए तो कौन सी दुनिया की ऐसी मार्केट है जिसमें इस तरीके के आपके रेवेन्यू जनरेट हो? तो ये मैं समझता हूँ कि बिजनेसमैन का अगर हुकूमत से गिला है तो वो गलत है। हुकूमत ने पूरा साथ दिया है। उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी वजह से न सिर्फ रेट्स बढ़े हैं, उसकी वजह से पूरी मार्केट में एक इन्फ्लेशन आया है। हाँ, गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में नाकाम रही है और ये गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ये फैक्टर जो है, ये फैक्टर हुकूमत से छुपा हुआ तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पर हुकूमत का कंट्रोल जरूरी था। तो ये एक साइकिल होता है, जब ये साइकिल होता है तो उस इक्वेशियस सर्कल है, जब ये सर्कल पूरा होता है तो आपको आइडिया होता है, आपको रियलाइज होता है कि हुआ क्या है। जब ये अब लोगों ने रियलाइज करना शुरू किया है, हमारे जैसे आम लोगों ने भी जो है वो इसको एक भांप लिया है कि एक्चुअल सूरत हाल ये हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हुक्काम बाला जहाँ बड़े बड़े माशी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनकी नज़र में भी ये बात ज़रूर चली गई होगी। और अब ज़ाहिर है इसका काउंटर करना, इसको दूसरे तरीक़ों से लेके चलना, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन मीनवाइल एक और जो आ गया है कि दुनिया भर में कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो एकदम शूट कर गई हैं, जिसमें ना सिर्फ कमोडिटीज शामिल है बल्कि ऑयल भी शामिल है। तो अब ये सारी चीज़ें, अच्छा फिर प्लस दुनिया भर में जो फ्रेट है, शिपिंग फ्रेट, वो आप समझ लें कि 400, 600, 800, 1000% के करीब महंगा हो गया। जी ऐसे ही है। तो जाहिर है उसका इफेक्ट जो है वो कंज्यूमर आइटम्स पे ज़रूर आएगा, वही इफेक्ट आया हुआ है और उस इफेक्ट को जो है वो अब मैनेज और कंट्रोल करना एक ख्वाब नजर आता है, एक इस्तेहाम नजर आता है, इंपोर्ट्स मैनेज करना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो गया। नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अहमद साहब, वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अहमद साहब, अभी जो इस वक्त हमारी मईशत के हालात हैं और जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या इस वक्त हमारे पास कोई IMF के अलावा कोई ऑप्शन है? मतलब हम IMF का जो प्रोग्राम उसको कंटिन्यू ना करें?
देखिए, मैं समझता हूँ कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हमें इमीडिएट रीपेमेंट्स हैं जो ऑन कार्ड्स हैं, जो डैशबोर्ड बनता है उसमें जो है वो नज़र आती हैं। और फ़िलहाल ज़ाहिर है हम इसी पे नासार कर सकते हैं कि जी IMF की फ़ंडिंग आ जाए या किसी दोस्त ममालिक से हमें जो है वो सॉफ्ट टर्म लोन्स मिल जाएँ तो हमारा काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जब इतनी बड़ी फैसिलिटी उनको पिछले 1-1.5 साल में मिली है, लातादाद किस्म की मशीनरीज जो हैं वो इंपोर्ट हुई हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा इन्फ्लेटेड हो गया है, तो आज उनका ये वक्त आया है कि जितनी जल्दी हो ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन में आए, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को जो है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, प्रोडक्शंस बढ़े हमारी, और हम एक सस्टेनेबल लेवल पे जो है वो इसको लेकर आ जाएं। ज़ाहिर है ये सारी प्रोडक्शंस जो हैं वो अल्टीमेटली आपने कहा कि प्रोडक्शन सेक्टर जो है वो ग्रो करे, लेकिन इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ गया, अभी 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है और अभी हम मजीद भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो सरमायाकार फिर किस तरह से सरमायाकारी करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब 13% था उसकी जगह हम 6.8 पर आए, 7 पर आए, 7.25 पर आए, तो ज़ाहिर है अभी एक बहुत बड़ा मार्जिन हमारे पास मौजूद है। दूसरा, ये जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाले हैं इनको ये टर्फ पे और दूसरी एक स्कीम है उसमें लोन मिलते हैं मशीनरी के लिए, वो 3.5-3% पे मिलता है और बहुत लॉन्ग टर्म लोन मिलता है। मैं समझता हूँ कि उनको जो ये रेगुलर क्रेडिट सीकर्स हैं उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इनको जो है वो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, ज़ाहिर है जब इनपुट महंगे होंगे तो वो बढ़ेगी ज़रूर, लेकिन जब ये मैस स्केल पर आएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, फिर एक्सपोर्ट्स में जाएंगे, डॉलर डिवैल्यू हुआ है तो एक्सपोर्टर्स को एक सडन जो है वो बेनिफिट मिल गया है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो उन्हें पिछले दिनों मिला है। नो डाउट कि ये बेनिफिट पास ऑन भी हो जाता है, चीज़ें महंगी होती हैं तो वो मिनिमाइज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन उनकी बड़ी हेल्दी पोजीशन आ गई है। आप पिछले 3 महीने के एक्सपोर्ट उठा के देख लें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो $1.5 बिलियन जो है वो पर मंथ के करीब पहुंच गई है। हम ये बड़े सेफली कह सकते हैं कि हम शायद $26 बिलियन से ज़्यादा भी जो है वो इस साल एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसी तरह हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ी हुई है, लेकिन जो ट्रेड रेमिटेंसेज हैं, जो होम रेमिटेंसेज हैं, उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस साल है, पिछले 3 महीने में जो है वो 8.5 बिलियन से ज़ायद जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट में आया है। तो ये सारे फिगर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की इकनॉमी अब भी सही डगर पे चल सकती है, साउंड फुटिंग आ गई है, साउंड फुटेज आ गया है। सिर्फ एक सेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और हमारे एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से भी। आपकी तो बड़ी पॉजिटिव होप्स लग रही हैं, तो एक्चुअली इस वक्त क्या हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे, कि क्या मशवरा देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या इकदाम करने चाहिए इसके लिए? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि जो मौजूदा इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो चलती रहें, उसमें जो है वो बतदरीज इजाफा होता रहे। ये इकनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी बेटरमेंट के लिए हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बताना होगा कि ये लोन्स जो हैं ये इंडस्ट्री के लिए हैं, और आप इस शर्त पे इंडस्ट्री में लोन लें कि आप आगे एक्सपोर्ट्स भी हमारी बढ़ाएंगे, और एक्सपोर्ट्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है जो पाकिस्तान के सामने है। CPEC के बाद पाकिस्तान का जो एक्सेस है सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे वो भी बढ़ गया है। मैं आज पॉजिटिव इसलिए हूँ कि मैं समझता हूँ कि उम्मीद के साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इन तमाम तर नामसाइद हालात जो इसका हम शुरू में जिक्र कर चुके हैं, इसके बावजूद भी हमारे पास एक बहुत बड़ा लेवरेज मौजूद है और हमें इसकी पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, उस लेवरेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम अगर उस लेवरेज से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर पाकिस्तान की इकनॉमी को ना हम पब्लिक बचा सकेंगे ना गवर्नमेंट बचा सकेगी। अच्छा, जो 5% हुकूमत की तरफ से ग्रोथ रेट का टारगेट दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये अटेनेबल है? देखिए, जिस तरीके से इंडस्ट्री में मशीनरी आई है, जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये 5 नहीं, मैं तो समझता हूँ 5.8 अराउंड 6% भी हम जा सकते हैं, और इसका सही इफेक्ट हमें अगले 3 महीने बाद पता चलेगा कि वेयर डू वी स्टैंड। बट वो पहले 3 महीने जो है वो हौसला अफजा हैं, और मैं समझता हूँ कि बतदरीज जो है वो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। इसके बावजूद भी कि पेट्रोल प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और बिजली की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी आपको पता है कि सामने किसी भी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी सियासत जो है वो थोड़ी सी आपको पता है कि, और मईशत पर इसके डायरेक्ट असरात होते हैं, तो तब भी आप होप रखते हैं कि अगले 3 महीने में कुछ सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? हमारे पास ज़ाहिर है
इसमें कोई मैं छुपा के बात नहीं करूँगा कि पॉलिटिकल सिचुएशन भी जो है वो डाइसी लगती है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी एश्योरेंस है कि इशू हमारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हमें गवर्नमेंट की बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना चाहिए कि जी इशूज़ इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारी अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो सारी दुनिया में ये आ रहा है। मगर आज अगर डॉलर $85 जो है वो ऑयल क्रॉस कर गया है, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं सबके लिए हो गया है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि दो बड़ी कोताहियाँ हैं जो हमने शायद अभी तक नोट नहीं की, जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट साइड से हैं कि लेट्स बी फेयर इनफ, हमें LPG के कॉन्ट्रैक्ट्स मुनासिब वक्त पे कर लेने चाहिए थे, जो शायद हमने नहीं किए जब $10-12 या $20 पे भी थी। आज $35 पे भी हमारे पास जो है वो हमारा पूरा कार्गो को नहीं मिलता। पिछले महीने भी जो है वो 12 के बजाय हम 10 कार्गो इंपोर्ट कर सके। इस महीने आई डोंट नो क्या पोजीशन रहती है। तो जब बिडिंग में ही नहीं आ रहे लोग और इसको बल्कि इस दफा एक कार्गो कम किया गया है। जी बिल्कुल, लास्ट में 2 कार्गो कम किए गए थे। तो जबकि कैपेसिटी मौजूद है, स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है। और मेरा बेसिक सवाल यही है कि जब हम बिल्कुल लो स्टेप पे थे, $10-12 पे थे, $8 पे थे, तो हमें वो बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वो लोग होने चाहिए जो मार्केट को असेस कर सके, मार्केट को भांप सके, और इस डर खौफ में ना रहे कि मैंने आज अगर ये बाइंग कर ली तो कल सुबह नैब मुझे पूछेगा कि मैंने शायद महंगी बाइंग तो नहीं की। देखिए, आप मुल्क को कौम के लिए काम कर रहे हैं, आप मुल्क को कौम के लिए फैसले कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आज मुल्क को कौम के लिए आपने काम करना है तो बोल्ड डिसीजंस लेने हैं, सही वक्त पर बाइंग करनी है। अगर आज हम $10-12 में ले लिया होता हमने हमारे कार्गोज, तो आज ये $35 की तो क्या आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी है एक्चुअली, कहाँ पर जो है ये मसला दरपेश हो रहा है? क्योंकि क्या आप समझते हैं कि जो पिछले साल सिचुएशन हुई वही सेम सिचुएशन जो है वो नेक्स्ट ईयर रिपीट हुई, उसके बाद अब इस साल फिर देख रहे हैं कि रिपीट होने जा रही है? मैं गैस के मामले पे, LNG के मामले पे बात कर रही हूँ। तो क्या हुकूमत जो है वो इसको फोर्स ही नहीं कर पा रही या कुछ मामलात और हैं? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा, डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत पुअर है। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, इनिशिएट करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, फोरकास्ट कर लेना कि आगे क्या होगा, हमारी एक स्टडी होनी चाहिए। देखिए, मुल्क में माशी तौर पे इकनॉमिक्स क्यों होते हैं? इकनॉमिक्स इसीलिए होते हैं कि वो फोर्सी कर लेते हैं कि जी आगे क्या होगा, उनके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बोलते हैं। देखिए, यू माइट मेक अ रॉन्ग डिसीजन, ऐसा नहीं कि आप 100% सही डिसीजन करेंगे। हम भी जब कारोबार करते हैं तो कारोबारी लोग भी तो डिसीजन करते हैं ना। वक्त पे जो है वो अपना रिजर्व्स खरीद लेते हैं, फिर वक्त आने पे उसको बेचते भी हैं। तो आज ये भी लेकिन डिसीजंस गलत होते जाएं तो भी तो सूरत हाल खराब हो जाती है ना। बिल्कुल, गलत पे गलत डिसीजंस भी जो है हम पूरा मुल्क चला रहे हैं। जब हमने गलत डिसीजंस लिए हैं और ये गलत डिसीजंस जो हैं वो उसकी एक भारी कीमत हमारी आवाम को अदा करनी पड़ रही है। हम आज भी अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं कि हुकूमत अगर सही डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाती है, सही डायरेक्शन में जो है वो हमारे डिसीजंस हो जाते हैं और वक्त पे जो है वो सारे फैसले जो हैं वो काबिल अमल हो जाते हैं। तो मतलब एक डॉलर का फैक्टर बहुत बड़ा है इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें। डॉलर जो है वो हम देख रहे हैं कि मजीद बढ़ता ही जा रहा है। माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक 205 रुपए तक जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि किस पॉइंट पर ये स्टेबल होगा? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी रुपए की इस वक्त जो हालत है वो इसकी एक्चुअल हालत नहीं है। ज़ाहिर है बहुत सारे एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें मुल्क के अंदर भी चल रही हैं। मैं फिर भी बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी डॉलर की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 150-55 के दरमियान है। ये लोग जो बातें करते हैं कि 200 का हो जाएगा, 205 का हो जाएगा, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ तो बात करें। अगर हमारे लेकिन प्रैक्टिकली 172 का हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। देखिए, आज हर पान वाला भी जो है वो डॉलर लेके बैठा हुआ है। हर जो है वो गली के कोने पे मोबाइल वाला भी डॉलर रख के बैठा हुआ है कि ये कल बढ़ जाएगा, मुझे 10 रुपये मिल जाएंगे, मुझे 5 रुपये मिल जाएंगे। तो ये डॉलर की होर्डिंग्स तो हो गई। अब लोगों को चाहिए कि जी खुदारा इस मकफसे से बाहर आएँ और हमारे पाकिस्तानी रुपए की जो सही एक्चुअल वैल्यू है उसको लेकर आ जाएं। आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे रुपये को अप्रिशिएट करने के लिए, डिवैल्यूएशन के बजाय हम उल्टा चल दें, तो आप देखिए कितना डॉलर बाहर आ जाता है।
तो ये डॉलर की होर्डिंग है। स्टेट बैंक ने कुछ इक़दाम लिए हैं, $500 की रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है। मैं समझता हूँ ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इन द राइट डायरेक्शन है, और जब तक हम इन पे क्रैक डाउन नहीं करेंगे, लोगों को ये समझाएंगे। तो इस डॉलर होल्डिंग को रोकने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी इन्होंने जो है वो ट्रैवल के लिए भी एक्सचेंज पे पाबंदी लगा दी है, उसमें कमी कर दी है। किसी इंडिविजुअल को $500 से ऊपर लेने हैं तो आईडी कार्ड देना है। ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दे दी हैं। फिर एक चीज़ हम बहुत कहते थे कि जी अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है, तो भाई अफगानिस्तान डॉलर जा कैसे रहा है ये तो हमें बताएं। जब आप कहते हैं कि जी एक्सचेंज के कवानीन बड़े सख्त हैं, FIA बड़ी सरगर्म अमल है, आप कहते हैं कि जी पेशावर से रोज़ाना $1 मिलियन जाते हैं, $1 मिलियन वापस आते हैं, तो ये कैसे हो रहा है? और फिर रोकना किसका काम है? रोकना किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर पे 7 एजेंसीज हैं, 7 एजेंसीज का काम है, और ये हम इतनी आसानी से ये नहीं कह सकते कि जी इस तरह जा रहा है या इसकी जिम्मेदारी हम अपनी एजेंसीज पर डाल दें। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की प्लानिंग भी हम कह सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जी इसको मैनेज करें, इसको कंट्रोल करें, और इस किस्म के लूज स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी इकनॉमी को तबाही की तरफ ले जाते हैं। शुक्रिया अहमद चिनाई साहब, बहुत हाई होप्स हैं अहमद साहब की मईशत जो है वो हमारी 3 महीने बाद जो है वो शायद कुछ बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। हम भी उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के रहनुमा फरूख हबीब की दरखास्त मंजूर की है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो पार्टी अकाउंट्स हैं उनका जायजा लेने की इजाजत दी है। क्या किसी पार्टी को यह इख्तियार दिया जा सकता है जबकि वो खुद फॉरेन फंडिंग केस में नामजद हैं? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। कंवर साहब, सबसे पहले तो जो मैंने अभी बात की कि PTI को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो अकाउंट्स हैं, पार्टी अकाउंट्स, उनका जायजा लेने की इजाजत दी गई है, तो क्या किसी पार्टी को ये इजाजत दी जा सकती है ऐसी सूरत में कि जब वो खुद भी उस केस में नामजद हों? असूली तौर पर देखा जाए तो ये जो अकाउंट होते हैं जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सियासी पार्टियां जमा करती हैं, तो उनको चेकअप कराना, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए उनको दिखाना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जिस वक्त ये तहरीक इंसाफ ने पहली दफा इतराज किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी पर कि जी आप हमारे जो खुफिया फंड हैं जो हमने गैर मुमालकों से हासिल किए हैं, तो उसको किसी पार्टी को ना दिखाया जाए। आप इसी पर यकीन जाने कि 2-3 साल तक केस चलता रहा हाई कोर्ट वगैरह में जी। अब ये मामला से बहरहाल इसके बावजूद भी अभी तकरीबन कुछ अर्से पहले इलेक्शन कमीशन ने अकबर बाबर को के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कह दिया था कि आप PTI की अकाउंट चेक कर लें, तो उनको कुछ 10 घंटे या 15 घंटे या 10 घंटे इस तरह 8-10 घंटे उनको दिए गए थे कि आप इन घंटों में आप चेक करें, लेकिन इसको आप बाकायदा स्कैनिंग नहीं करेंगे, बाहर लेके नहीं जाएंगे, मोबाइल पर इसको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, आपका तमाम चीज जो है आपके सामने रिकॉर्ड है, आप देखते जाएं। जी, वो इस बात को बुनियाद बनाया गया था ना कि जो पिटिशनर है वो स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग के अंदर जो है वो उसका जायजा ले सकती है। जी हाँ, अंदर जाता है। उसके ऊपर इन्होंने फरूख हबीब साहब ने जो सारे इस मामला को बहुत करीबी तरीके से जानते हैं, PTI के पहले फर्देवाद है फरूख हबीब साहब जो सारे मामला को समझते हैं, तो उन्होंने इसको बाकायदा दरखास्त दी कि जनाब हमें भी जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जो फंडिंग है जो उन्होंने किया है वो हमें भी दिखाने की इजाजत दी जाए। तो एक रूटीन मामले में कहा जिस तरह उनको रसाई दी थी इनको भी रसाई दे दी, इसमें कोई ऐसी कोई खास अनहोनी बात नहीं है। तो इनको भी क्या स्क्रूटिनी मीटिंग के अंदर ही जो है वो इजाजत दी गई है या जो है ये ओपन कर सकते हैं? ओपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां को कहेंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आप इनके PTI इसके मुस्लिम लीग के और पीपल पार्टी के देख लें, तो वो उनके चार्टर्ड अकाउंट एक नजर से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, उसको साथ ले जाना या फोटो करना या कॉपी ले जाना ये उसकी ममानत है, वो इसकी इजाजत नहीं दी गई ना अकबर बाबर को ना इनको। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब एक और मामला हो गया। अब जब इसके बाद जब इन्होंने एतराज किया कि अकबर बाबर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को ना दिखाया जाए, तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन अपना फैसला महफूज रखा हुआ था, अभी हमें दिखा तो दिया है लेकिन फर्दर जो आपने जो रिक्वेस्ट की हम उसको सुन लेते हैं। अब जब इनको इजाजत दे दी है तो अकबर बाबर ने दरखास्त पेश कर दी कि जनाब मुझे भी दोबारा इन डिटेल जो है मुझे इनका अकाउंट चेक करने की इजाजत दी जाए, तो वो भी इजाजत मिल जाएगी।
तो ये तो कोई खास बात नहीं है, तो अकाउंट चेक करने में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ अपने केस को खराब कर रही है। अच्छा। ये 7 साल से ये केस ज़ेरे समाअत है और ये इस मामले में आखिरी स्टेज पर है। स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली है और वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने के बाद जैसे हमारी खबर है, इतना खबर तो नहीं कह सकते, इतना है हमारे जहन पे आ रहा है कि वो ये होता है कि वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत जल्द अपनी सिफारिशात के साथ वो इलेक्शन कमीशन में पेश कर देंगे। अब एक और बड़ी अहम बात, फरह हबीब साहब भी कहते रहते हैं, अब मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का फंडिंग का केस अलग है, वो इनके साथ मुंसलिक नहीं है तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग के मामले में। तो ये हुकूमत को भी महसूस होना चाहिए। और कंवर साहब, जो पीएमएलएन के लॉयर हैं वो भी मौकिफ यही अपना रहे थे कि उनका केस और जो पीएमएलएन का और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई है, इन तीनों का केस जो है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ज़ाहिर उन्होंने बाद में दरखास्त दी ना, ये तो अकबर बाबर ने तो 2014 से ये केस चल रहा है। उन्होंने जो फरह हबीब साहब की पार्टी ने इनको दिया 2017 के आखिर में जाकर, तो ये हमें भी चेक करने की इजाजत दी जाएगी। 2017 के आखिर में दिया उन्होंने, और काउंटर चेक करने के लिए या काउंटर अटैक करने के लिए। लेकिन वो अलहदा केस है, वो पुराना केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग के बारे में। और जो गैर मुल्कों से गैर जो शहरी हैं पाकिस्तान के, नेशनलिटी के नहीं है, जैसे कि तहरीक इंसाफ पर इल्जाम लग रहा है कि उन लोगों से फंडिंग हासिल की है जो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। तो ये सारे मामला जो है इलेक्शन कमीशन आखिरी स्टेज पर है। स्टेट बैंक की रिपोर्टें भी गालबन आ चुकी होगी, 7 साल हो गए हैं। ये सब चीजें 23 अकाउंट भी सामने आ चुके हैं। तो ये सारा मामला बड़ा सीरियस नवैयत का है। तो अभी इनको चाहिए फरह हबीब साहब की पार्टी को, जनाब इस पर खुशियां ना मनाएं कि हमें रसाई मिल गई है। असल तो आप अपने केस पर तवज्जो दें जो बहुत अहमियत पर दाखिल हो चुका है, जिसमें आ गया है मामला जो है। और जो उनके वकील जो है खावर शाह, बड़े अच्छे वकील हैं, वो भी सारा केस को देख रहे हैं, बाकायदा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनके सामने यार, ये बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसके बड़े नताइज बड़े अहम निकलेंगे। इस पर बड़ी तरह तरह की बातें होती हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी पार्टी को कदम करार देने के इख्तियारात नहीं है, ये भी हुकूमत को महसूस हो गया होगा या उनको मालूम होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि अगर फॉरेन फंडिंग में ममनुआ फंडिंग जो उन्होंने गैर मुल्की शहरियों से हासिल करनी है, वो अगर साबित हो जाते हैं, अब 7 साल में कोई ना कोई रिजल्ट सामने आएगा, तो अगर वो साबित हो जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 210 के तहत वो बहक सरकार यानी जब्त करने का मिजाज है। अच्छा। और उस पर कोई अपील भी नहीं है और कोई वो मामला नहीं है कि जब्त कर सकता है। जब वो किसी पार्टी के इलेक्शन एक्सपेंसेस नहीं होते बल्कि सियासी पार्टी को फंडिंग को वो जब्त कर लेता है और उसकी दरखास्त को मुस्तरद कर देता है, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास एक बहुत वसी इख्तियार है, इख्तियार भी है अगर वो चाहे तो फिर वो इसी सेक्शन 215 के तहत उस पार्टी का सिंबल जो है वो विड्रा कर सकता है। अच्छा। बस यहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। ममनुआ फंड को जब्त करना और उसके बाद जब्त करने के बाद उस पार्टी का सिंबल को विड्रा करना, वापस लेना, तो ये इनके इख्तियारात हैं, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। अच्छा, आपने कहा कंवर साहब के इस वक्त फर्रुख हबीब जो ये पीटीआई जो है वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है इस केस को और जिस तरह से खुशियां मना रही है, आप कह रहे हैं कि वो अपना केस खुद खराब कर रही है, इसका क्या मतलब था? उसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर बिला ठीक है जी, हमें आप खामोशी के साथ इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी कि आप इनके जो है पीटीआई भी उनके चेक कर सकती है थ्रू अपने चार्ट अकाउंट, तो खामोशी से अपना फंड चेक कर लें। तो बाहर निकल पे ये कहना कि हमारी बदसाई हो गई है, हमें बड़ी फतह हो गई है, तो ये बातें जो कहने इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? इसके नुकसान क्या हो सकते हैं पीटीआई? नुकसान होता है कि अब अकबर बाबर भी दरखास्त देगा कि जनाब मुझे भी इनके वो तमाम फॉरेन फंडिंग के जो सीक्रेट फंड हैं जो हमें नहीं दिखा रहे उस तक हमें रसाई दी जाए। तो उनको भी एक मखसूस दिखाया गया ना, पूरा तो नहीं दिखाया तहरीक इंसाफ के फंडिंग, वो एक मखसूस जो है वो फंड दिखा दिए गए थे। अब वो कहेगा जी मुझे जितना आपने मुस्लिम लीग को इजाजत दे दी है,
नवाज ग्रुप को और इसी तरह पीपल पार्टी को दे दी है, तो मुझे भी इजाजत दें कि जो खुफिया फंड जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है मुझे दिखाई जाए। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता महीने जो है वो अपने पार्टी अकाउंट्स जो है वो पीटीआई को चेक कराने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। तो अब जब पीटीआई को रसाई दी है तो और अगर दोनों पार्टीज के बगैर जो है क्या ये मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि वो तो इसके लिए विलिंग नहीं थी। देखा जी, ये दोनों पार्टियां हों, तीनों पार्टियां हैं, इनको अपने फंड दिखाने में क्यों हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं? ये भी खुद ब खुद कहना कहीं अपने इल्जाम की जद में आते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के बजाय दिखाएं जी, ओपन दिखाएं। इसी तरह पीपल पार्टी भी दिखाएं जी। क्यों कहते हैं जी हमें इनकी इजाजत ना दी जाए, ये ना दिखाया जाए? इससे शक व शुबा पैदा होते हैं, इन पार्टियों के बारे में भी शकूक पैदा होते हैं। तो अपने फंड दिखाएं। अगर आप क्लियर हैं तो अपना क्लियर माइंड है, बाहर निकल कर तो कहते हैं जी हम बड़े क्लियर माइंड है, अंदर बैठ के ये कुछ बातें करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। खुद को कहें हम क्लियर माइंड है, देखें हमारा फंड जितना मर्जी आप चेक कर लें, हमें कोई इतराज नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अंदर की बात दुरुस्त है, आपने सही कहा कि वो इतराज करते हैं और बाहर निकल कहते हैं जी हमें इसके बारे में दिखाने में कोई हर्ज नहीं। ये सब बातें इस तरह है। लेकिन बहरहाल ये केस जो है मुस्लिम लीग नवाज का तो केस बाद में फैसला होगा, पीपल पार्टी का केस बाद में फैसला होगा। अगर ये भी मुर्दे इल्जाम में ठा जाते हैं, इनके पास भी अगर ममनुआ फंडिंग की सबूत मिल जाते हैं इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को, तो उनके खिलाफ भी वो एक्शन सेक्शन जो है 210 के तहत लेने का मिजाज है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन। इसी तरह तहरीक इंसाफ के मामले में बातें सामने आ रही है कि इनके मामला भी अगर दुरुस्त नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सुनने बाकायदा ऑर्डर देने का मिजाज है। तो अब ये 7 साल हो गए इस केस को खत्म करें ताकि लोगों के अंदर ही पैदा हो रहा है कि अभी छोटे छोटे मसाइल तो हल नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े मसाइल इलेक्शन कैसे करवाएंगे अब 2023 में। तो ये सारी चीजें हम नजर तो आ रहा है कि हमको अपने सबूत पेश करें और अपना केस चलने दें। और कंवर साहब अब तो पार्टियां जी अब तो मरदमशुमारी भी होने जा रही है 2022 में। मरदमशुमारी के बारे में आज मेरा कॉलम पढ़े आप? जी मैंने पढ़ा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि किस इदारे को इख्तियार है कि वो ये कहे कि इस घर में ये 6 माह से रहता है ये शख्स या फैमिली 6 माह से रह रही है Exactly. और आइंदा भी 6 माह रहेंगे। तो ये असद उमर साहब को किसने दिया कि जी को 6 महीने की इजाजत? किसने, कौन सा इदारा चेक करेगा कि आप 6 माह से यहाँ रहते हैं और 6 महीने आइंदा भी रहेंगे? तो हैजान पैदा कर रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं। किस तरह से ये साबित कर सकेंगे कि यही शख्स जो है वो ये 6 महीने से यहाँ पर रह रहा है और 6 महीने बाद भी रहता रहेगा? ये तो असद उमर साहब अपने मिनिस्ट्री से उनको सर्टिफिकेट देने बकायदा। देखो कैसे बात करते हैं लोग। पूरी काबीना बैठी होती है, माहिरीन बैठे होते हैं, शुमारियात डिवीजन के बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने ये बात महसूस नहीं कर रही कि हम 6 महीने की कैसे, दुनिया के अंदर कानून ये होता है जहाँ दुनिया में मरदमशुमारी होती है कि जिस रात वो शुमार को नगार पहुंचते हैं वो जो घर में मौजूद है उनका वो तादाद गिन लेते हैं, बस इसके बाद वो चले जाते हैं। जो घर में मेहमान है जैसे भी है सबका वो कहते हैं आप यहाँ ठहरे में या कहाँ रहते हैं? वो कहते जी मेरा स्वात में रहता हूँ, राइट, वो स्वात लिख देंगे। जी मैं तो यहीं रहता हूँ, तो यहाँ लिख देंगे। तो ये सारी चीजें तो बाकायदा उससे पूछ के जहाँ घर के लोगों से पूछा जाता है, बाहर निकाल के वो गिनती कर लेते हैं। तो अब ये कहना कि 6 महीने का सर्टिफिकेट दे आइंदा के भी दें, ये तो बड़ी हैरान खेज बात इन्होंने कही है जो कि हमें हमारी समझ से बहुत है। लेकिन MQM ने इस पर एतराज किया है। MQM कहते हैं जी इसका बाकायदा एक ग्राउंड रियलिटी कहता है जो उस घर में मौजूद है उस रात उस शाम जब टीम आती है, एहलकार आएंगे, शुमार कुमान आएंगे, 7 आर्मी के नौजवान भी होंगे, उस घर में जितने भी फर्द हैं उनका आप नोट कर लें। ये इनके आपस में तहफ़्फ़ुज़ात हैं MQM के भी, गवर्नमेंट के भी। तो हमारा ये ख्याल है कि जैसे दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी तरीका होता है कि जो घर में मौजूद है शाम के वक्त तो वो जो टीम पहुंच गई है तो वो तादाद गिनी जाती है। तो ये नहीं होता कि 6 महीने पहले 6 महीने बाद। ये बड़ी मज़ाक़ खेज तजवीज़ किसी ने दी है अपने महकमा शुमारियात में कि मरदमशुमारी कराते वक्त। सही। तो ये कंवर साहब मैं आपके कॉलम का ही हवाला दूंगी कि आपने कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म है उनका अपनी पार्टी के बुनियादी ढांचे पर से एतमाद उठता जा रहा है। क्या कोई उसमें तब्दीली देख रहे हैं या ये जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं, ये जो EVM लाई जा रही है और उजलत में लाई जा रही है और उसके बाद जो है वो ये इस तरह मरदमशुमारी जो है उसको कंप्यूटराइज्ड करने का, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने का फैसला किया गया है, क्या ये उसी का एक पार्ट है कि अपनी पार्टी के कोई बुनियादी ढांचे को इस तरह से वो कोई कुछ अफेक्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, बाकायदा आजकल का जमाना है डिजिटल का। डिजिटल के तहत अगर मरदमशुमारी में कंप्यूटराइज हो जाती है तो कोई हर्ज नहीं। हम ये कह रहे हैं कि 1 लाख आदमी ये डिजिटल एक्सपर्ट जो हैं उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी।
तो वो भी एक ज़ाहिर सवालिया निशान बन जाएगा। हमारे यहाँ की हर चीज सवालिया निशान बन जाती है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि जो बुनियादी ढांचे जो मैंने सवाल लिखा अपने कॉलम में, वो मुल्क के अंदर महंगाई, तबाहकुन महंगाई से जो एक पार्टी का मंशूर था, जिस पर लोगों ने दिल खोल के इनको जोश खरोश से वोट दिया था, वो ढांचा जो था मुतज़्ज़ल हो गया कि हमने तो बड़े लाइनों में खड़े होकर इनको वोट दिया था। आज हमारे साथ क्या सलूक के साथ मजाक भी किया जा रहा है कि ये दुनिया के अंदर महंगाई हो रही है। ये बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, इंडिया के देते हैं। इंडिया के पास तो 400 अरब डॉलर उनके रिजर्व फंड में मौजूद है। 400 अरब डॉलर। बांग्लादेश में 80-90 अरब डॉलर उनके रिजर्व बैंक में मौजूद है। श्रीलंका में 80-90 अरब डॉलर उनके रिजर्व बैंक में मौजूद है। तो हमारे पास 15 अरब भी नहीं है। तो आप उनकी मिसालें देते हैं कि उनके साथ वहां पे वो तो बर्दाश्त कर लेंगे कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो बर्दाश्त कर लेंगे। उनके पास तो लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा है बनिस्बत पाकिस्तान की। तो ये बातें मिसाल देकर लोगों को ये बहुत ज्यादा एक गरीब लोगों के ऊपर जो है वो एक उनको तंग किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है उनके साथ। इन वजराओं का क्या बिगड़ता है? ये तो वजरा आपने सरकारी तमाम अपने फंड इस्तेमाल करते हैं, इन वजराओं को क्या पता है महंगाई क्या होती है? तो ये चीज कमर साहब, एक आखिरी सवाल का मैं मुख्तसर जवाब चाहूंगी कि बल्दियाती निजाम के हवाले से आपने काफी काम किया हुआ है, तो क्या हुकूमत जो है वो अभी चूंकि अदालत का दबाव भी है हुकूमत पर, तो क्या बल्दियाती इलेक्शंस आप होते हुए देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन, ये मैं बड़ी अहम बात है बता रहा हूँ, कल 2 दिन में बात करने भी आ गया मेरा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब दाखिल कराया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि हम मार्च में पूरे जो है 4 सूबों में बल्दियाती इंतखाबात करवा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बिल्कुल को हिदायत दी है कि आप मार्च में बल्दियाती इंतखाब करवा लें। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मार्च अप्रैल के दरमियान में ये बल्दियाती इंतखाबात करवा देने हैं। सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी मार्च में मुकम्मल हो जाएंगे, बलूचिस्तान में भी हो जाएंगे और पंजाब का लोकल गवर्नमेंट का शेड्यूल जो है वो जनवरी-फरवरी में आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ये मार्च अप्रैल में जो है ये इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये अपना लिख कर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जमानत दी हुई है। सही, इलेक्शन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को जमानत दी गई है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।